यूपीएससी आंसर राइटिंग के इस सेशन में हम दिव्या तंवर मैम की कॉपी को देखेंगे, जो कि उन्होंने मॉक टेस्ट के रूप में दृष्टि आईएएस के वहाँ पे लिखी थी। इस कॉपी का जो इंटेंशन है वो ये समझना नहीं है कि मैम ने आंसर को क्या लिखा है, हमें ये समझना है कि प्रेजेंटेशन की क्या आर्ट होती हैं, यूपीएससी आंसर राइटिंग के वक्त हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, इंट्रो कैसे लिखा जाता है, कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, मेन बॉडी थीम कैसे लिखी जाती हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज़ मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम वीडियो के अंदर एक एक आंसर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को सीरियस मोड में करना चाहते हैं, किसी फैकल्टी के साथ में जुड़कर करना चाहते हैं, देन आई विल रिकमेंड यू यूपीएससी वाला, जहाँ पर आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिल जाएगा, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। इसके अलावा अभी प्रतिज्ञा दिवस के ऊपर इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। प्रतिज्ञा दिवस जो कि 19 मई को रिलीज होने वाला है, यानी कि आज शाम को ही रिलीज होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर आपको बम्पर ढेरों नए नए इनिशिएटिव देखने को मिल जाएगा, न्यू न्यू ऑफर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी को शुरू करने वाले थे तो एक बार जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको यूपीएससी 2024 को लेकर भी बैच देखने को मिल जाएंगे, जिसकी फीस है 9,999 रुपये। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, ट्यूशंस, पीडीएफ, पीपीटी सब कुछ एक साथ में देखने को मिल जाती हैं। इनकी फ़ीस वैसे काफ़ी ज़्यादा एफोर्डेबल है, फिर भी अगर आप इनकी फ़ीस को और कम करना चाहते हैं तो हमारा कोड एस्पिरेंट10 यूज़ कीजिएगा, आपको हमारी तरफ से 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और विजिट कीजिए। चलते हैं वीडियो के मेन मुद्दे के ऊपर फिर से आते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पर सिर्फ आंसर देखने को मिल रहा है। हम आंसर से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया होगा। इसके अलावा हम एक एक चीज़ को देखेंगे कि आर्ट क्या होती है आंसर राइटिंग को करने की। हम पहले आंसर को पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को समझेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। निश्चित ही उसके काल के विभिन्न क्षेत्रों के अभूतपूर्व विकास को देखते हुए संख्या दी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में विकास अभूतपूर्व हुआ है, जो न सिर्फ मात्रा की दृष्टि से वरन गुणात्मक दृष्टि पर भी बेहतर था। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। जो इसकी क्वेश्चंस की थीम है वो कुछ ऐसी है, जो गुप्त काल के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था, कैसे कहा जाता था, इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ ऐसा क्वेश्चंस रहा होगा। देखिए, मैं इस इंट्रो को पढ़ के पूरे क्वेश्चंस को कैसा समझ पाया, आप समझ पा रहे हैं कि मैम ने इंट्रो के 30 से 40 वर्ड में पूरे क्वेश्चंस की थीम को समझाने की कोशिश कर दी है। इंट्रो आपका ऐसा ही होना चाहिए जो कंप्लीट क्वेश्चंस के बारे में लगभग आपको थोड़ी बहुत थीम बता पाए और आप समझ पाए कि क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है। ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चंस में कुछ और ही पूछा और आप पूरा एक पेज इंट्रो के अंदर ये समझाने में लिख रहे हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या रहा है, तो आपका इंट्रो इफेक्टिव नहीं कहा जाएगा। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं कि इंट्रो को कैसे लिखते हैं। देखिए, ये जो आंसर है ये हिंदी मीडियम का आंसर है, बट अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्ट होती है, ये दोनों मीडियम में सेम ही रहती है, तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रो कैसे लिखा जाता है। देखिए, यूपीएससी के आंसर की जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो इंट्रो ही होती है। अगर आप सही से इंट्रो नहीं लिखना जानते हैं तो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इंट्रो को लिखने में हमारे पास में 3 वे होते हैं। फर्स्ट वे होता है कि हम किसी हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ में शुरू करें, देन आफ्टर हम शुरू करेंगे डेफिनेशन के साथ में, और या फिर हम शुरू करेंगे कुछ ऐसा फैक्ट जो कि सबसे यूनिक हो तो उसके बारे में शुरू करेंगे। सो हमारे पास में 3 वे हैं, हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड फैक्ट। हम तीनों में से किसी एक के साथ में आंसर को शुरू करेंगे। इसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम तीनों को कैसे यूज़ करते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन था, तो इसको यूजली हिस्ट्री के साथ में ही शुरू करना था और इसको एक बेसिक नॉर्मल थीम के साथ में ही शुरू कर सकते थे, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते थे। देखिए, अब इसके अंदर आप ये समझिए कि मैम ने एक बेसिक इंट्रो को तो लिख दिया। अब बात शुरू होती है एक आम एस्पिरेंट में और एक टॉपर में। आम एस्पिरेंट जब आंसर लिखेगा तो आंसर की इंट्रो को लिखा, फिर अपने बारे में बेफालतू के रामायण लिखेगा। और हम क्या करते हैं, जो न्यू फैक्ट होते हैं वो लिखना भूल जाते हैं। मैम ने सबसे पहले फैक्ट को लिखा, कैसे, प्रमाण के तौर पे उन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी दी, जिसके 9 रत्न जो कवि थे उनके बारे में, साहित्यकार थे उनके बारे में जानकारी दी, जिसमें कालिदास प्रमुख थे। उसके बाद में उन्होंने कालिदास के बारे में जानकारी लिखी, कालिदास की जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी उसके बारे में जानकारी लिखी, उनकी जो कहानी थी किससे संबंधित थी उसके बारे में जानकारी लिखी। एक बात बताओ, ये आपको सारी जानकारी कहाँ से मिलेगी? मैम का ऑप्शनल हिंदी साहित्य था, तो मैम को वो सारा फायदा भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद में भवभूति के बारे में जानकारी लिखी, इसके बाद में गुप्त काल में संस्कृत का भी विकास हुआ उसके बारे में जानकारी लिखी, और एक बेसिक थीम के साथ में उन्होंने आंसर को खत्म किया है। इनके ऊपर ये थोड़ा बहुत और लिख सकते थे, जो ये आंसर को और बेहतर बना सकता था, जो कि दृष्टि इसके बारे में भी एक जो फीडबैक वो यही है कि आप और भी कवि हैं जैसे कि विशाख दत्त हैं,
भारती है, दंडी है, शूद्रक है आदि कवियों की रचना के और उनकी महत्व को भी आप लिख सकते थे, तो इसके बारे में इन्होंने लिखा है। ये एक पहला आंसर था। नाउ हम देखेंगे सेकंड आंसर है, जो कि आपको देखने को मिलेगा सोशल इश्यूज से देखने को मिलेगा। ये बाल विवाह के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, जो कि सोसाइटी यहाँ पे सोशल इश्यू का टॉपिक है, तो इसको हम समझेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो आंसर कॉपी है, ये जीएस प्लस ऐसे दोनों की कॉपी है। तो इसके अंदर आपको जीएस के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। आंसर को पढ़ते हैं और हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के हर 3 बाल वधुओं में से एक का घर है, अर्थात विश्व के 1/3 बाल विवाह केवल भारत में घटित होते हैं। आप एक बात समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन किससे रिगार्डिंग है, आपको समझ में आ रहा होगा, बाल विवाह के रिगार्डिंग है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि बाल विवाह इंडिया में होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, या फिर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आम स्टूडेंट लिखता है तो वो कुछ ऐसा ही लिखता है कि बाल विवाह इंडिया में होते हैं। बाल विवाह वो होता है कि 18 से कम की एज में जो शादी होती है। ये होता है एक बचकाना आंसर। एक पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर जब आंसर लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फैक्ट लिखना होगा। एक बात मैं भूल गया, मैंने आपको इंट्रो की 3 थीम बताई थी, हिस्ट्री, फैक्ट एंड डेफिनेशन। यहाँ पर आपको कौन सा पहलू देखने को मिल रहा है, डेफिनेशन, फैक्ट वाला पहलू यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैम ने एक फैक्ट के साथ में शुरू किया, जो कि यूएन की एक रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने प्रेजेंट किया है कि यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में वर्ल्ड की जितने भी बाल वधुएं हैं उनमें से 1/3 बाल वधुएं सिर्फ भारत से हैं। सो ये एक फैक्ट इन्होंने पेश किया है ताकि बता पाए कि इंडिया में बाल विवाह सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन बाल विवाह को समाप्त करने हेतु निश्चित ही भारत सरकार व विभिन्न राज्यों ने कदम उठाए हैं तथा सतत विकास के लक्ष्य 3 व लक्ष्य 5 तथा अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबंध है। अब बात होती है आम एस्पिरेंट और टॉपर के बीच में क्या फर्क है। ये वर्ड देख रहे हो आप, सतत विकास के लक्ष्य 3, लक्ष्य 5 तथा अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबंध है। आई नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG आपने पढ़ा होगा, पर हर एक व्यक्ति इसको कहाँ पे यूज़ करना है वो समझ ही नहीं पाता। SDG को हर एक जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, बस आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास में होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में मैम ने लिखा है, बट यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, लक्ष्य 3, लक्ष्य 5 और अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबंध है। हो सकता है कि लक्ष्य 3 और लक्ष्य 5 के बारे में सबको जानकारी नहीं हो, बट आप ये तो लिख ही सकते थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंडिया के अंदर करने हेतु प्रतिबंध है। इंडिया इसके लिए भी काम कर रहा है, और इनफैक्ट मैं बताऊँ ना तो बहुत से लोगों को इनके जो 21 गोल है SDG के अंदर, ठीक है, तो 21 के 21 सबको याद भी नहीं होते हैं, कुछ एक बेसिक थीम याद होती है, उसके आधार पर आंसर को लिखा जाता है। ये हुई इंट्रो को बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है। फैक्ट, जितने ज़्यादा आप फैक्ट लिखेंगे, और ये फैक्ट आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से, रिपोर्ट्स के माध्यम से, और जो भी इंडियन स्टडी होती है उनके माध्यम से देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। देन आफ्टर मैम ने जो इसकी बॉडी लिखी है वो उन्होंने फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखी है। ये आप सीख लीजिएगा, आप फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लेस वर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कैसे, भारत में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारक, सबसे पहले इन्होंने रीजन को लिखा है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे कि निरक्षरता है, गरीबी है, देश प्रथा जैसी प्रॉब्लम है, नारी सशक्तिकरण है, जागरूकता का अभाव है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, निम्न लिंगानुपात है, ये सारी चीज़ें हैं। इसको आप अगर पैराग्राफ पे फॉर्मेट में लिखते तो ये पूरा एक पेज ले लेता, और इसी को इन्होंने आधे पेज में खत्म किया है फ्लो चार्ट के माध्यम से। इसको आप समझिएगा। फ्लो चार्ट बहुत अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि इसी को ले सकते हैं कि जैसे कि ये रीजन है, इसको मैं इंग्लिश में बताऊँ तो ऐसे काउच करके लिख दिया, फिर उसके बाद में इस हिसाब से पूरा एक गोला बना के इसके इस हिसाब से भी फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है। बहुत सारे वे होते हैं फ्लो चार्ट को बनाने के, इसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दे रखा है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। देन आफ्टर उन्होंने समाधान के लिए सुझाव लिखे हैं, इसके सॉल्यूशन के तौर पे क्या सुझाव हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर 10 इसका भी एक दे रखा है कि प्रस्तुतिकरण पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे कि ये जो फ्लो चार्ट था ना, इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा था, जहाँ पे इस फ्लो चार्ट की कोई ऐसी वैल्यू नहीं बन जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा पेज घेर रहा है। इससे बढ़िया इसको आप पैराग्राफ के अंदर भी लिख सकते थे तो ज़्यादा फर्क नहीं होता था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके बाद में इन्होंने पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ में आंसर को खत्म किया है। अतः यद्यपि सरकार के प्रयासों से जागरूकता आ रही है, लेकिन हमें अपने प्रयास को भी अनवरत रूप से जारी रखना है, तभी हम इस बुराई को जड़ से खोद सकेंगे। आप समझ पा रहे हो कि उनकी जो हिंदी की जो शब्दावली है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी शब्दावली है, जैसे कि जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध हिंदी की यूज़ कर रहे हैं। बाकी आप ये मत देखिएगा कि पूरी शुद्ध हिंदी जरूरी है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर एक के रहती है, तो उसको आप ज़्यादा इसको सोचिएगा मत, ठीक है। सो नाउ हम आगे के आंसर को देखते हैं। ये आंसर आई थिंक कुछ हिंदी साहित्य का आंसर है कि इस उदाहरण के माध्यम से विद्वान ये कहना चाहता है, तो हम इसको एक बार के लिए लीव करते हैं, क्योंकि ये चीज़ शायद बाकी एस्पिरेंट के लिए इतना यूजफुल नहीं होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसके आंसर को पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से हो सकता है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि भारत के लिए एक विचारणीय विषय रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा उपाय नहीं किए गए हैं, परंतु ये मुद्दा एक सामाजिक आर्थिक मुद्दा है व इसके निपटने के लिए समग्र व बहुआयामी रणनीतियों की आवश्यकता है। देखिए आप इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पर कुछ एक फैक्ट को लिखा जा सकता था, लाइक अभी खैर उस समय तो ये फैक्ट था ही नहीं। अभी जैसे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट नंबर पर आ गई है, इसके साथ में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी जो रिपोर्ट आती है पॉपुलेशन को लेकर, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत फैक्ट लिख सकते थे यहाँ पर, इस चीज़ से भी शुरुआत की जा सकती थी। बट हाँ ठीक है, जिस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आंसर को देखिए, ऐसा होता है कि हर एक आंसर के ऊपर हमें फैक्ट पता नहीं होते, बट हमें कैसे भी करके इसको आंसर को शुरुआत करनी रहती है। एक बात मैं आपको लास्ट में बताना भूल गया था कि जैसे कि यह आंसर का जो कंक्लूजन है इसको हमेशा पॉजिटिव के साथ में ही खत्म कीजिएगा। भले कुछ भी पूछा गया हो, ऐसा नहीं है कि आप बुराई के साथ में शुरू कीजिए कि लाइक कि भारत के अंदर बाल विवाह ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब भारत में ये प्रॉब्लम है। आप एक जो आप ब्यूरोक्रेट्स की तरह सोचिएगा कि ब्यूरोक्रेट्स आप क्या सोचेंगे, पहले प्रॉब्लम को देखिए, प्रॉब्लम है क्या, सॉल्यूशन को देख लिया, इसके बाद में आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में किसी को भी जवाब देंगे। पॉजिटिव अप्रोच होना जरूरी है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी चीज़ को करें तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ एक केस स्टडी को लिखा जा सकता था, जिसके अंदर एक केस स्टडी जो कि बहुत पॉपुलर है, जो कि भी रिसेंटली मैंने पढ़ी थी, जो कि थी आई थिंक यूएन की स्टडी के अंदर ही मैंने इसको पढ़ा था, जो कि मीना कम्युनिटी के बारे में लिखा गया था कि जो मीना कम्युनिटी है जो कि जयपुर के अंदर ही है, इनको कोट करके यूएन ने बताया था कि मीना कम्युनिटी में बाल विवाह डे बाय डे थोड़ा बहुत घट रहे हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो एजुकेशन है। इसके साथ में कुछ एक इसके अंदर जो लिखा जा सकता था वो लिखा जा सकता था असम गवर्नमेंट के बारे में। असम गवर्नमेंट ने बाल विवाह को रोकने के लिए अपना एक अलग से इनिशिएटिव चला रखा है। एट दिस टाइम मैं उस इनिशिएटिव का नाम बोल रहा हूँ, लेकिन असम गवर्नमेंट को कोट करके भी लिखा जा सकता था, असम गवर्नमेंट या फिर असम को कोट करके लिखा जा सकता था। असम में भी डे बाय डे बाल विवाह काफ़ी कम हो रहे हैं। यहाँ पर पहले बाल विवाह काफ़ी ज़्यादा होते थे, यहाँ पर बाल विवाह काफ़ी अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ओडिशा गवर्नमेंट के भी ऐसे कुछ एक इनिशिएटिव है, तो आप उनको कोट करके लिखा जा सकता था आंसर को बेहतरीन बनाने के लिए। सो एक वे हो सकता है। हम फिर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जनसंख्या के बारे में है। इसके बारे में इसके अंदर जो फ्लो चार्ट है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता दिखाई दे रहा है कि जब आपको फ्लो चार्ट के अंदर इतनी सारी चीज़ों को लिखना है तो आप इसको पैराग्राफ के अंदर लिखिए। फ्लो चार्ट तभी बनाइए जब छोटी चीज़ों को मतलब बड़ी चीज़ों को छोटा करके लिखा जा सकता है। सो सामाजिक आर्थिक मुद्दे कैसे हैं उसके बारे में जानकारी लिखिए, लाइक लड़के की चार्ट, इसको सन मेटा प्रेफरेंस आप इंग्लिश में बोलते हैं। भारत में आर्थिक गरीबी, पॉवर्टी के बारे में जानकारी लिखती है। आर्थिक सेवाओं की सब तरह स्वास्थ्य सेवाओं की सब तक पहुँच नहीं है, तो बच्चों की मृत्यु का भय रहता है कि लाइक क्या रहता है कि सपोज कि किसी फैमिली में 2 बच्चे हुए तो गरीब होंगे तो वो क्या सोचेंगे कि सपोज किसी केस में अगर 1-2 बच्चे मर गए तो हमारा क्या होगा, तो इसके कारण वो बच्चे पैदा करते हैं 5 की, सपोज कि 2 बच्चे मर भी गए तो भी हमारा एक जो वंश है वो चलता रहेगा। ये भी होता है। लड़के की छात कैसे कि जब तक लड़की पैदा नहीं होगी तब तक लड़का पैदा नहीं होगा तब तक हम बच्चे पैदा करते रहेंगे। तो यूजली आपने गाँव में देखा होगा कि दंगल सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है। दंगल के अंदर आपने देखा होगा कि 1 लड़की हुई, 2 लड़की हुई, 3 लड़की हुई, 4 लड़की हुई, 5 लड़कियां पैदा कर ली थी सिर्फ इसके लिए कि लड़का पैदा हो जाए। इसके बाद में फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकारी लेती है। गर्भ निरोध उत्पादों को सार्वभौमिक पहुंच नहीं है। इन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में जानकारी दे दी है, तो वो भी सब तक पहुंच नहीं है, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। देखिए ये सारी चीज़ें आप कहाँ से सीखेंगे। सोशल इश्यू को समझने का सबसे बेस्ट वे होता है वो होता है न्यूज़पेपर। जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों को समझेंगे। देन आफ्टर इस चुनौती को केवल प्रोत्साहन व दंड के मिशन से नहीं निपटा जा सकता है। इसके ऊपर क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो यूजली देखिए आपकी एक अप्रोच ये होती है कि जब आप किसी भी आंसर को लिखते हैं जनसंख्या को लेकर, तो कुछ लोग बोलेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर देना चाहिए। तो आप चाइना का हाल देख लीजिए कि कुछ ना कुछ तो इसके भी बैड इम्पैक्ट होते ही हैं। बाकी बात रही बात की एक अप्रोच इसके अंदर ये होती है लाइक जनसंख्या लेकर लिखिए, तो हम क्या करेंगे नेगेटिविटी के साथ में चले जाएंगे। कैसे कि जनसंख्या के नुकसान क्या हैं, कि जनसंख्या ज़्यादा होने चाहिए, देश की ये नुकसान होते हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, जॉब नहीं मिल रही है, वो मिल रही है। तो यहाँ पर आपके पास में एक एग्जांपल बांग्लादेश भी है। यहाँ पे भी पॉपुलेशन काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में है, फिर भी यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि बांग्लादेश में स्किल के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये रिसेंटली एक स्टडी भी देखने को मिली थी, इसके कारण यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी काफ़ी डे बाय डे सुधर रही है। सो इस केस स्टडी को भी आप ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी आंसर को लिखेंगे तब आप सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही प्रॉब्लम है। अरे भाई आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप नॉर्मल कोई कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे जो आपका भी एक ही साइड में रखेंगे। आपको हॉरिजेंटल वे में सोचना होगा। इसके साथ में आप ये भी नहीं लिख सकते कि जैसे कि कुछ एक लोग भी बता देंगे कि पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया था 2 चाइल्ड को लेकर, तो उस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको क्या होना चाहिए कि लोगों की सोच में बदलाव लाना चाहिए, नारी सशक्तिकरण के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही महिलाएं स्ट्रांग होगी तो बच्चे कितने होंगे वो महिला खुद डिसाइड करेंगी।
मेल के ऊपर सिर्फ डिसाइड जब होता है तो मेल अपने अकॉर्डिंग चलता है। जब फीमेल अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देगी तो ऑटोमेटिक बच्चे कम होंगे, ऑटोमेटिक हर चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, SDG को आप हर जगह भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे करना है वो आप समझ पा रहे होंगे। परिवार नियोजन के बारे में जानकारी है, इसके अंदर आप आशा वर्कर के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख सकते थे, ये काफ़ी अच्छा हो सकता था। बाकी गर्भ निरोधक की जमीनी स्तर पर उपलब्ध करवाना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव को। देन आपका शिक्षा का निम्नांकन होना चाहिए, प्रोत्साहन भी होना चाहिए, गरीबी को कम करना चाहिए, बच्चों व महिलाओं को कुपोषण के मुद्दे से निपटना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को और भी काउंट किया जा सकता है, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके बारे में हम लिख सकते हैं। खैर मैंने आपको आशा के बारे में बता ही दिया, तो उन सारी चीज़ों को लिखकर इन चीज़ों को खत्म किया जा सकता है। देन आफ्टर उन्होंने एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में खत्म किया है कि निम्न विभिन्न मुद्दों को संबोधित करते हुए हम जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियों को निपट सकते हैं। सो एक आंसर की एक थीम के साथ में हम आंसर को खत्म कर सकते थे। सो नाउ मैंने आपको एक बेसिक अप्रोच बता दी कि आंसर को कैसे लिखना है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा होगा। मैंने आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी साथ साथ में बताता रहा कि करंट को किस हिसाब से आप डील कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के साथ में। देखिए किसी को कुछ भी परफेक्ट नहीं आता है, जितना ज़्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उतना ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे। डेली बेसिस पे हैबिट बना दीजिए, UPSC आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आई थिंक इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन तो आपका ही है, बाकी बात आपकी बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। एंड सेकंड थिंग इज डैट अगर इस कॉपी को अगर आपको पूरा प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी डाल रखी है, UPSC की कंप्लीट नोट डाल रखे हैं, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज डैट नीचे आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मिल जाएगी। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप हमें वहाँ पे जुड़ सकते हैं, और वैसे भी आप अगर वहाँ पे जुड़ेंगे तो मैं आपको कुछ ना कुछ वहाँ से भी हेल्प करता रहूँगा। सो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।